गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीक मिल नहीं पाए थे तो पढ़ते हैं डिस्कोर्सेस 3। इससे पहले मुझे पोस्ट के बारे में कुछ बात याद आई थी। तो पोस्ट के बारे में तो हम जानते हैं, पर शायद ही रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कल मुझे पर्पज़ में एक अच्छी बात ये जानने को मिली कि पोस्ट की प्रैक्टिस हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसकी मेमोरी नहीं बनाई है। तो पोस्ट की हमें मेमोरी बनानी है, और मेमोरी बनाने के लिए हम जब इसको बार बार करते रहेंगे, एक आदत सी हो जानी चाहिए, तो हर चीज़ में हम फिर पोस्ट ला पाएंगे। और पोस्ट के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा भी है, जानते भी हैं। डिस्कोर्सेस 1 की पहली मीटिंग पोस्ट के ऊपर थी, वो हमने देखी थी। तो पोस्ट का इम्पोर्टेंस अभी भी हम इतना समझते नहीं हैं, पर हकीकत में हर जगह इसकी इसका बहुत महत्व है। क्योंकि जो हम जल्दबाजी में करते हैं या जल्दबाजी में बोल देते हैं और इसका परिणाम नतीजा गलत आता है, तो पोस्ट की मेमोरी बनाने की हमें ख़ास ज़रूरत है। तो उसके लिए दिन में छोटी छोटी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और रात को सोते समय भी हमें अंदर याद करके सोना है कि मुझे दिन भर में जितनी बार हो सके इतनी बार पोस्ट करना है। तो शुरुआत तो जैसे अब हम ज़्यादातर तो मोबाइल का आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो जैसे मोबाइल हाथ में लेते हैं, या मानो कोई एक विचार आया कि किसी को मैसेज करना है और मोबाइल हाथ में लेते हैं, तो उससे पहले पोज एक डाल दो। एक हैबिट बनाओ कि मैं तुरंत मोबाइल नहीं उठाऊंगा। एक छोटा 5-10 सेकंड का एक पोज बना लो, और उसके बाद में मैसेज देखना है, मैसेज करना है, जो करना है वो बाद में। तो इस तरह हम इसकी हैबिट को बना पाएंगे। और रात को सोते समय, क्योंकि जैसे 3SR भी हम रात को क्यों करते हैं कि इसकी हैबिट बन जाए, इस तरह इसकी हमें रोज़ की भी हैबिट बनानी है, और फिर इसका बहुत सुंदर परिणाम आएगा। अभी ये तो बहुत स्थूल लेवल पर हम पोस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, फिर सूक्ष्म स्तर पर विचार के ऊपर भी हम, जब विचार आता है तो विचार को भी रोक सकते हैं, वहाँ भी पोस्ट डाल सकते हैं। तो वो आगे भी और भी प्रैक्टिस होगी। पर इतना कर सकते हैं कि जब कुछ बोलना हो तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड के लिए रुकना है, या कुछ मोबाइल से कुछ करना है तो वहाँ रुक सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी जगहों के ऊपर हम पोस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसका आगे जाके हमारा विचारों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक कल मेरे दिमाग में बात आई थी। मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है पोस्ट की प्रैक्टिस करने का, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत हम गड़बड़ी कर देते हैं। तो ये पोज हमें वहाँ बचा सकता है। चलिए अब पेपर पढ़ते हैं। डिस्कोर्सेस 3 का नवंबर 28 का जो पेपर है, 6th मीटिंग है, पार्ट 3 है, वो हमें पढ़ना है। जेरोक्स के अंदर पेज नंबर 65 के ऊपर है। एक ही पेज का है अभी, तो ये पहले पढ़ते हैं। मैन हैज़ टू थिंक, और ही और शी dreams, and normally we dream sleeping or awake. We are here concerned about man's ability to think. The thinking area or instrument is composed of front lobe, rear lobe or memory pools, and topsoil of midbrain left and right 1 to 2 mm deep. तो पहली बात तो ये कहते हैं कि भाई हम जो ज़्यादातर हमारा जो समय होता है वो हम एक स्वप्न की अवस्था में होते हैं। रात को तो हम स्वप्न की अवस्था में तो होते हैं, पर दिन में भी हम सामान्य रूप से स्वप्न ही देखते हैं, जिसको हम साइकोलॉजिकल स्लीप कहते हैं। साइकोलॉजिकल स्लीप मतलब अंदर क्या चल रहा है उसके प्रति हम होश में नहीं है। अंदर जो
विचार चल रहा है, अंदर जो गड़बड़ी चल रही है, उस लेवल तक हम जाते नहीं हैं। हमारा ध्यान हमेशा बाहर की ओर जाता है। तो जो अंदर जो चल रहा है, और इसीलिए इसके लिए शब्द यूज़ करते हैं डे ड्रीमिंग, मतलब कि दिन भर में भी हमारे सपने चलते रहते हैं। विचारों में खो जाना वो सपनों में खो जाने जैसा ही है, क्योंकि इसके लिए उस समय हम वर्तमान में नहीं होते हैं, हमें होश नहीं होता है। तो यही एक चीज़ है कि जो नॉर्मली हर जगह पर होती रहती है, पर जो हमें यहाँ जो निस्बत है, कंसर्न है, वो कि इंसान की सोचने की कैपेबिलिटी क्या है, वो हमें जानना चाहिए, वो हमें स्टडी करना चाहिए कि इंसान क्या सोचता है, किस तरह सोचता है। एक्चुअली हम कहते हैं कि मैं ये सोचता था, ये करता था। अब सवाल ये है कि हम सोचते हैं कि विचार आते हैं। सोचना एक बात है और मैकेनिकल विचार अंदर चलते रहना, इसीलिए इसको डे ड्रीमिंग कहते हैं। जो मैकेनिकल चलता रहता है वो डे ड्रीमिंग। सोचना तो एक अलग बात है, इसमें एक कॉन्शियस एफर्ट होता है, और दिन में बहुत कम समय ऐसा होता है कि जब हम सोचते हैं। बाकी तो विचार चालू रहते हैं और हम मानते हैं कि हम सोच रहे हैं, वो गलत है। वो मैकेनिकल एक हैबिट के कारण अंदर विचार चल रहा है। और सोचना में तो हमें एक कॉन्शियसली हमें एक ये करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। तो ये हम हमारी गलत धारणा होती है कि हम सोचते हैं, हम सोच के करते हैं, ये सब बोलते हैं हम, पर ये है बात इतनी सही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट या थिंकिंग एरिया है हमारा, जहाँ विचार बनते हैं, विचार की प्रक्रिया होती है, इसके लिए 3 जगह जो है ब्रेन के अंदर वो ज़रूरी है। पहला जो है वो फ्रंट लोब, मतलब आगे का हिस्सा, जिसको हम रजिस्ट्रेशन एरिया भी कहते हैं, वो फ्रंट लोब जो है वो है। दूसरा पीछे का हिस्सा, जिसको रियल लोब कहते हैं या मेमोरी पूल कहते हैं, जहाँ हमारी मेमोरी पीछे पड़ी है, साइंस में जिसको मेड्यूला ऑब्लंगेटा कहते हैं। और तीसरी चीज़ है टॉप सॉइल, मतलब कि ऊपर का जो हिस्सा है ब्रेन का, दाहिनी ओर का और बाईं ओर का, लेफ्ट और राइट दोनों, पर ऊपर का हिस्सा मतलब 1 से 2 मिलीमीटर का ही हिस्सा जो है, इतनी 3 चीज़ जो है वो हम थिंकिंग प्रोसेस के अंदर इनका उपयोग करते हैं। Within this area, 6 functions take place. Each function is computerized. 1. Habit. 2. Drift. 3. Impulse response. 4. Daydreaming. 5. Brooding. 6. IESM. Memory. All these 6 functions are finally combined into a sophisticated computer, and hence we call this body or individual a computerized organism. This function take place 2 or 3 or more at a time, that is simultaneously. तो ये जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का या थिंकिंग एरिया है, उसके अंदर 6 क्रियाएं जो है वो चलती रहती है। इसमें कुछ क्रिया तो एक साथ में, 2-3 क्रिया कभी कभी तो एक साथ में चलती होती है, या कभी कभार 1 या 2 क्रियाएं चलती है। तो 6 क्रिया क्या है? पहली है हैबिट, मतलब आदत। हम जो कुछ करते हैं, ज़्यादातर चीज़ हम आदत के कारण ही करते हैं। इवन लोगों को बोलने में भी कई लोग पर्टिकुलर शब्द का यूज़ करते हैं, तो वो एक आदत के कारण इस तरह का वो शब्द का ये करते हैं। या कई लोगों को बैठने के अंदर एक जो पोजीशन होती है, वो पर्टिकुलर पोजीशन आदत के कारण, तो हर समय आदत के कारण हम कुछ ना कुछ फिजिकल लेवल पर या हमारे अंदर मेंटल लेवल पर भी आदत के कारण बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। दूसरी चीज़ ड्रिफ्ट है, जो हम जानते हैं कि एक विषय, हम कभी भी एक विषय के ऊपर टिक नहीं पाते हैं। हमारे विचार जो है वो निरंतर विषय बदलता रहता है। 1-2 विचार एक सब्जेक्ट के आए, उसके बाद में तुरंत दूसरा सब्जेक्ट माइंड पकड़ लेता है, उसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट पकड़ लेता है, तो वो ड्रिफ्ट माइंड के अंदर होता है, इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। तीसरी बात है इम्पल्स रिस्पॉन्स, मतलब कि
जो चीज़ का इम्पल्स अंदर आया तो उसके साथ में अंदर एक रिस्पॉन्स या रिएक्शन भी अंदर उत्पन्न होता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा निरंतर हमारे अंदर मन के क्षेत्र में चलती रहती है। ये है इम्पल्स रिस्पॉन्स। चौथा है डे ड्रीमिंग, वो जिसकी अभी हमने बात की है। अंदर हम खास करके भूतकाल के विचारों के अंदर हम रहते हैं, गुम हो जाते हैं, तो वो डे ड्रीमिंग, निरंतर अंदर विचार चलते रहते हैं। कई बार तो हम कहाँ है, क्या है, कौन सी स्थिति में है वो भी हम भूल जाते हैं और चीज़ें एकदम मैकेनिकल। जैसे आप देखना कि आप जब बात लेते हैं तो आप बात लेते पर इतना मैकेनिकल करते, आप कहीं खो जाते हैं या कोई इतने गहरे विचारों में चले जाते हैं और मैकेनिकल पूरा बात ले लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है कि जिसके अंदर हम डे ड्रीमिंग हमारा निरंतर चलता रहता है और क्रिया भी करते रहते हैं। और उसके साथ में ब्रूडिंग मतलब कि एक ही चीज़ के बार बार विचार आते रहते हैं। खास करके जब हम हर्ट होते हैं या कोई तकलीफ हो जाती है या कोई चिंता का कारण, जैसे अभी हम भजन सुनते हैं तो चिंता का कारण होता है, तो फिर वो चिंता के का ही विचार हमें बार बार आता रहता है, परेशान करता है। वो एक ब्रूडिंग की स्थिति बनती है। और लास्ट में जो है वो 4 केंद्र IESM है जो हमारे रजिस्ट्रेशन एरिया में है और वहाँ से हमारा फाइनल विचार बनता है, जिसके अंदर शब्द होते हैं। शब्द वाले विचार जो है वो यहाँ IESM केंद्र के ऊपर बनते हैं। तो ये 6 प्रकार की क्रियाएं को कुल मिला के हमारा ये सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर बनता है। एक विकसित कंप्यूटर हमारे अंदर है और इसी को हम जो व्यक्ति है या बॉडी है इसको हम कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जैसे पहले कहा इस तरह इसमें 2-3 क्रिया एक साथ में भी हो सकती है। जब हम सोचते हैं तो 2-3 क्रिया एक साथ में भी हो सकती है। टू व्हाट एक्सटेंट इज रियल थिंकिंग पॉसिबल, दैट इज अनडिस्टर्ब्ड बाय एनी ऑफ दिस फंक्शंस। इफ एनी वन ऑफ दिस फंक्शंस इंटरफियर then the thinking area or instrument needs re-education। तो रियल थिंकिंग जो है हमारा तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जब तक ये 6 क्रियाएं ऊपर की चलती रहती है हमारे अंदर, तब तक रियल थिंकिंग हम करते ही नहीं है। मतलब जो थिंकिंग हो रहा है तो ये इसी तरह हमारा हो रहा है, जिसके अंदर ऊपर की 6 क्रिया में से कोई 1-2 क्रियाएं चलती रहती है। इसीलिए इसको हम हमारे थिंकिंग को रियल थिंकिंग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई क्रिया इंटरफियर अंदर हस्तक्षेप करती रहेगी ये लिए, और इसीलिए फिर हमारे पूरे थिंकिंग एरिया को री-एजुकेट करने की ज़रूरत पैदा होती है। मतलब री-एजुकेशन के अंदर भी यही 6 क्रियाओं के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। तब जब ये 6 क्रियाएं नॉर्मल रूप में चलेगी तब हम कह सकते हैं कि अभी हमारा ब्रेन का या थिंकिंग एरिया का री-एजुकेशन हो सका है। तो दिस द वर्ल्ड हैज़ पेड नो अटेंशन, एंड एज लॉन्ग एज प्रॉपर मेथड्स are not introduced to re-educate the thinking area or instrument, then even after another million years we shall remain brute animals, however much we make technical progress. For technical progress will not make us human beings, nor preaching philosophy satsang TM will ever do. तो ये तो बात सही है कि बचपन से लेके आज तक हमें किस तरह सोचना चाहिए और ये ऊपर की 6 क्रियाओं से हम किस तरह मुक्त रहकर सोच सकते हैं, ये किसी ने हमें सिखा नहीं है। तो दुनिया में किसी का ध्यान इस चीज़ के ऊपर गया ही नहीं है कि किस तरह हमें थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को री-एजुकेट करना चाहिए। मतलब ऊपर की 6 क्रियाओं के ऊपर हमें काम करना चाहिए। और अगर ये नहीं करते हैं तो लाखों साल बाद भी हम आज जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और हमारे अंदर जो एक एनिमल टाइप का जो एक संस्कार पड़ा है वो संस्कार के द्वारा ही हम जीते रहेंगे। तो हम चाहे हमें ह्यूमन बीइंग कहते हैं, पर ह्यूमन बीइंग का जो वास्तविक रूप है वो
वो हमारे अंदर नहीं है, या वास्तविक रूप में हम ह्यूमन बीइंग के तरह जीते नहीं हैं। ज़्यादातर तो हमारे अंदर बातों बातों में ये एनिमल टाइप का जो एक ब्रूटल एक जो संस्कार है वो बाहर निकल आता है, क्योंकि हमने ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को रीएजुकेट नहीं किया है। और फिर कुछ हमें मदद भी नहीं करेगा, प्रीचिंग हो या फिलोसफी हो, सत्संग हो, क्योंकि इन चीज़ों से ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो रीएजुकेट नहीं होता है। रीएजुकेशन के लिए एक निश्चित रूप में हमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तो फिर हम इसको रीएजुकेट कर पाते हैं। द सेकंड पॉइंट टू स्टडी इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इज सिंपल। Impulses come to us, that is enter our system. Impulse, that is communication from people and objects around us. Verbal or written communications are much later. They come in a universal code. They meet first the memory pool and make a thought picture, that is recognition. If there is no identical memory patterns, no thought picture, that is recognition, is made, and we ask, what is this? I have never seen or heard. And in case of a person, we say, who are you? But if identical memory patterns are there, then proper thought picture, that is recognition with emotions, take place. These are the first three steps. Past memory patterns have past emotions attached to them, whether painful or not painful, and accordingly we react. This completes the whole thought process. तो थॉट प्रोसेस या थिंकिंग प्रोसेस क्या है वो हम जानते हैं कि उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो बॉडी ब्रेन सिस्टम में पहले तो इनकमिंग इम्पल्स जो आता है वो ये प्रोसेस का रॉ मटेरियल है। जो सबसे पहला स्टेप है वो इम्पल्स का आना। और इम्पल्स कहाँ से आता है? आजू बाजू में जो चीज़ें होती है उसमें, या व्यक्ति होता है, जो भी हम देखते हैं सुनते हैं, वो जो है वो हमारा अंदर इम्पल्स को लाता है। तो आजू बाजू के व्यक्तियों में से भी हो सकता है, या जो हम कुछ देखते हैं सुनते हैं, मोबाइल में देखते हैं, हर जगह से इम्पल्स हमारे अंदर 5 इंद्रियों द्वारा अंदर आता रहता है। और फिर वो जो है वो आता है वो कोडेड फॉर्म में आता है, मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, पर इसके अंदर भाषा नहीं होती है, वो कोडेड फॉर्म में होता है। और इस तरह का जो आता है वो पहले पीछे जो मेमोरी पूल है, वहाँ जो मेमोरी पड़ी है, मेमोरी पैटर्न पड़ी है, वहाँ इम्पल्स जाता है, और आइडेंटिकल मेमोरी को वो पसंद करके उसके साथ में जब मिलता है तो एक थॉट पिक्चर बनता है, जिसको रिकग्निशन कहते हैं या पहचान कहते हैं। मतलब कि इनकमिंग इम्पल्स अंदर आया, मेमोरी के पैटर्न को मिला, और जो बना वो पहला थॉट पिक्चर बनता है। तो जैसे पहले के ज़माने के कैमरा में जो नेगेटिव बनती थी, इस तरह का रिकग्निशन होता है। अभी यहाँ भी ये नहीं है कि विचार कंप्लीट बना है, या विचार शब्द, जिसको हम शब्द के रूप में विचार को जानते हैं, इस तरह का विचार अभी यहाँ नहीं बना है। ये तो पहले 3 स्टेप्स के अंदर यहाँ रिकग्निशन तक यहाँ होता है। पर आइडेंटिकल मेमोरी नहीं होती है। एक चीज़ को देखा और उस चीज़ की अंदर मेमोरी नहीं पड़ी है, तो फिर हम पूछते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, या इस तरह का हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, इस तरह की बात करते हैं। या फिर कोई व्यक्ति को हम पहली बार देखते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई ये कौन है या आप कौन है, इस तरह, क्योंकि इसकी मेमोरी नहीं बनती है। और ये पूरी प्रक्रिया बचपन से चालू हो जाती है। एकदम छोटा बच्चा तो होता है तो उसके अंदर मेमोरी नहीं होती है, पर धीरे धीरे वो सीखता है और मेमोरी इकट्ठी होती जाती है। और फिर जब वो चीज़ दूसरी बार तीसरी बार देखता है तो फिर वो इसके अंदर रिकग्निशन आ जाता है, पहचानने की एक शक्ति आ जाती है। अब उसके साथ में होता क्या है कि मेमोरी पैटर्न्स सिर्फ नहीं आती है, वो हमारी मेमोरी पैटर्न्स का प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा इमोशंस के साथ जुड़ी है। क्योंकि मेमोरी जब बनती है तब उसके साथ में वो कुछ राग और द्वेष
या लाइक डिसलाइक को लेके अंदर जाती है, या तो पेन या नॉट पेनफुल ऐसी कोई चीज़ को लेके जाती है। तो हमेशा हमारी मेमोरी जो है वो इमोशन से रंगी हुई होती है। तब जो वो बाहर भी आती है तो फिर वही चीज़ को लेके आती है। तो एक इंसिडेंट बनता है और वो खुशी का इंसिडेंट होता है, तो मेमोरी अंदर जाती है तो वो खुशी का इम्पल्स को अंदर लेके, मतलब अंदर जो मेमोरी सेव होती है तो उसके अंदर वो खुशी की बात भी होती है। अगर वो दुखदायक चीज़ होती है और उसकी मेमोरी बनती है तो उसके अंदर ये दुख का इमोशन भी इसके अंदर साथ में चला जाता है, और जब वो चीज़ बाहर आती है तो वो खुशी या दुख को लेके आती है। तो प्रॉब्लम ये है कि मेमोरी हमारी शुद्ध रूप में है नहीं, वो हमेशा इमोशंस के साथ रंगी हुई है, और जब बाहर आती है तो भी वो फिर इसी तरह आती है। इसीलिए हम कभी भी व्यवहार में न्यूट्रल नहीं रहते हैं, या किसी चीज़ में न्यूट्रल रह के हमें करना बहुत मुश्किल होता है। और पास्ट मेमोरी पैटर्न के अंदर पास्ट ये इमोशंस उसके साथ में जुड़े होते हैं वो पेनफुल भी होते हैं या नॉन पेनफुल भी हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम फिर रिएक्ट करते रहते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जब होती है तो उसको हम थॉट प्रोसेस कहते हैं। हालांकि उसके अंदर आगे की प्रोसेस यहाँ बताई नहीं है कि आगे फिर ये इनकमिंग इम्पल्स और आइडेंटिकल मेमोरी जो है वो फिर टॉप सॉइल से लेके आगे IESM केंद्र पर जाती है, वहाँ वो डिकोड होती है। तो जो मेमोरी पैटर्न है वो भी कोडेड फॉर्म में है और इनकमिंग इम्पल्स भी कोडेड फॉर्म में है। दोनों का रूप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, और जब अंत में यहाँ IESM केंद्र के ऊपर आते हैं तब वो डिकोड होता है, और फिर हमारी भाषा में विचार होता है। तो जो व्यक्ति जो भाषा बोलता है उसके मुताबिक वहाँ वो विचार उस टाइप का उसका बनता है IESM केंद्रों के अंदर, और फिर वहाँ से वो विचार आज्ञा चक्र से बाहर निकल जाता है। अब जब विचार बनता है तब उसका रूप बदल जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक से फिर मोलिकुलर रूप में आ जाता है। फिर से जब हम विचार बाहर निकलता है आज्ञा चक्र से और वातावरण में जाता है तो इमीडिएटली वो फिर से फॉर्म बदल लेता है और इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, क्योंकि हर एक इम्पल्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही हमारे अंदर आता है। तो वातावरण के अंदर इम्पल्स है, मतलब कि मैं एक पेड़ को देखता हूँ तो उसके जो इम्पल्स आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे अंदर आते हैं। उसको बीट ऑफ इंफॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं। तो वो जो आता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है। विचार बनता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, पर जैसे ही उसने वातावरण में प्रवेश किया वो विचार ने कि वो इमीडिएटली फिर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ले लेता है और दूसरों का फूड भी बन जाता है। मतलब कि दूसरे के अंदर हमने जो विचार बाहर फेंका वही मटेरियल जो है वो दूसरे का विचार बन सकता है, पर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इम्पल्स से के रूप में व्यक्ति के अंदर आता है। तो इस तरह इस पूरी प्रक्रिया को समझना है। Steps 4 and 5, that is past emotions and therefore reaction, that is desire and reaction finally lead to action in thought, word or deed. Up to step 3, no action takes place. Now answering the question that living at step 3 alone, one is not able to live a normal life. This question arises because प्रॉपर स्टडी ऑफ द नोट्स इज लैकिंग। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर तो हमने देखा कि ये रिकग्निशन तक ही रहता है। फिर 4th और 5th स्टेज के अंदर जब वो विचार बनता है तो वहाँ फिर वो डिज़ायर वहाँ अंदर उत्पन्न होती है। और 4th स्टेप के अंदर इंक्लिनेशन आता है, एक अभिरुचि, इंक्लिनेशन, अंदर इंटरेस्ट जिसको कह सकते हैं, वो रिकग्निशन के बाद आता है। और फाइनली एक अंदर डिज़ायर के रूप में फिर वो फाइनल 5th स्टेज के अंदर वो विचार बनता है। और जिस तरह का विचार बना इस तरह फिर हम इसको एक्शन इसका होता है, चाहे वो शब्द के रूप में या फिर क्रिया के रूप में, किसी तरह भी हम वो चीज़ को हम प्रकट करते रहते हैं।
तो ये 3 स्टेप जो है उसके बाद में ये चौथा और पांचवा डिज़ायर का आता है। पर यहाँ किसी ने उनको सवाल पूछा होगा, क्योंकि जो पिछली मीटिंग के अंदर ये सारा डिस्कशन तो हो चुका था, तो किसी ने सवाल पूछा तो होगा कि ये तीसरा स्टेप से वहाँ अगर व्यक्ति रुक जाता है तो फिर वो नॉर्मल लाइफ किस तरह जी सकता है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ रिकग्निशन ही है, अभी विचार बना नहीं है, और नॉर्मल लाइफ जीने के लिए विचार का बनना ज़रूरी होता है। तो उसका जवाब यहाँ वो आगे देते हैं। रिफर डायग्राम्स, देयर आर नंबर 1, 2, 3A, B and C. Otherwise they would have been numbered 1, 2, 3, 4, 5. Because 3A, B and C are 3 states of the same individual, and in any of these 3 states an individual can live as and when. It is a mistake to suppose that 3A, 3B, 3C are different states of different individuals. तो ये बात तो बार बार वो क्लियर करते हैं कि जो 5 स्थिति वो बताते हैं डायग्राम में के अंदर, इसमें एक 2482, दूसरा 5221, तीसरा 3A, फिर 3B और 3C। तो ये 5 जो है उसमें खास करके 3A, 3B और 3C जो है वो अलग अलग स्टेट्स है। वो एक ही व्यक्ति के अंदर वो अलग अलग स्टेट्स ये निर्माण होते हैं, मतलब कि पर्टिकुलर स्थिति में होता है तो उसको 3A कहा जाता है, उसके अलावा दूसरी स्थिति में होता है तो 3B और तीसरी स्थिति में 3C होता है। तो एक ही व्यक्ति, ये कोई 3 अलग अलग व्यक्ति की बात नहीं है, पर एक ही व्यक्ति ये तीनों स्थिति के अंदर जी सकता है, रह सकता है। अब ये 3A, B, C क्या है ये यहाँ बताते हैं। One can live in either 3A state as a normal householder, and in 3B for sometimes if one has problems, and to get the right answer to problems either for one's own self or for others. In 3C one can experience the highest aspect of yoga for oneself as a daily discipline as and when required. तो ये जो स्थिति है, पहली स्थिति 3A की स्थिति है, वो हाउस होल्डर की स्थिति है। दूसरी स्थिति जो है वहाँ वो स्थिति के अंदर 3B की स्थिति के अंदर वो इम्पल्स को ब्रेन के अंदर जाने नहीं देते हैं, और वो चिट्ठी के साथ कम्युनिकेशन में आते हैं, और वहाँ से वो चिट्ठी द्वारा राइट आंसर जो है वो कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आंसर वो वहाँ से ले सकते हैं। इसलिए वो 3B की स्थिति है। मतलब 3A की स्थिति में इम्पल्स को आने दिया जाता है, 3B की स्थिति में इम्पल्स को अंदर मेमोरी के साथ में मिलने नहीं दिया जाता है, तो ही वो इसके चिट्ठी के साथ में कम्युनिकेशन में आ सकता है। और 3C की स्थिति तो इससे भी ऊंची है, कोई इम्पल्स को बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर ही एंटर नहीं होने देते हैं और एक सर्किट बनाते हैं, वो फिर वो आगे इसमें बात करेंगे। तो हाईएस्ट जो एस्पेक्ट है वो योगा का वो 3C के अंदर जन्म लेता है। इन 3A one goes up to 5th steps, in 3B one does not go beyond 3rd steps, and in 3C mind and brain are set aside and are not used. तो हाउस होल्डर के लिए वो 5 स्टेप जो है डिज़ायर तक उसको मतलब पूर्ण विचार बनना पड़ता है, जबकि 3B के अंदर वो रिकग्निशन की स्थिति में ही होता है। तो 2 चीज़ होती है, कई बार मेमोरी को आइडेंटिकल इम्पल्स को आइडेंटिकल मेमोरी के साथ में मिलने दिया जाता है और रिकग्निशन की स्थिति में व्यक्ति रहता है, और कई बार जो है वो इम्पल्स को मेमोरी के साथ में मिलने ही नहीं देते हैं। जब वो खास करके ऊपर का जो वाल है उसको बंद कर देता है तो इम्पल्स जो है वो ब्रेन के अंदर जाता नहीं है और साइड से वो बाहर निकल जाता है। तो जैसी ज़रूरत होती है इस तरह ये 3B के अंदर वो उपयोग करता है, और 3C की स्थिति के अंदर माइंड और ब्रेन को बिल्कुल बाजू में रख दिया जाता है। तो ये यहाँ जो है ये पेपर
पार्ट 3 जो है 6 मीटिंग का यहाँ कंप्लीट होता है। अब उसके बाद में जेरोक्स में जो दिया है ये सब पॉइंट वाइज जो दिए हैं वेरियस प्रीवियस नोट के, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं आगे की एक मीटिंग के अंदर। पर जेरोक्स में यहाँ थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, ये पीछे आ गया है। तो ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 66 67, उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में आती है करेक्टिव एक्सरसाइज, जो कि हमने इनर डिसिप्लिन में हमने देखा था, इसलिए इसको भी हम जाने देते हैं। और फिर पेज नंबर 73 के ऊपर फॉल्स आई का जो पेपर है 9/1/86 1986 का, वो थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं। द फॉल्स आई आइडेंटिटी, डेट 9/1/1986, पेज नंबर 73 इन जेरोक्स बुक। द फॉल्स आई आइडेंटिटी मतलब मिथ्या मैं की एक पहचान, जो हमारे अंदर जो ये पूरा आई के ऊपर है, फॉल्स आई जिसको कहते हैं। और हमारे ज़्यादातर आई जो है वो सब फॉल्स आई ही होता है। रियल आई तो बहुत ऊंची स्थिति के अंदर रियल आई का अनुभव होता है। अब ये थॉट आई क्या है, फॉल्स आई क्या है, वो यहाँ ये बताते हैं। विदाउट फिलोसोफाइजिंग, हु इज द आई आइडेंटिटी? Why is this I identity detached from end products of organic neural functions? This induces sleep in the organism. If this happens so easily and daily, then this I identity has no control even in a small measure. For this I identity does not by itself bring about the said detachment and does not want to be disturbed. तो पहली बात तो ये है कि फिलोसॉफी किए बिना हम इसको किस तरह जान सकते हैं कि ये आई आइडेंटिटी क्या है, या मैं की पहचान जो है वो क्या हो सकती है। अंदर मैं कौन, हम दिन भर में मैं तो करते रहते हैं, पर हम मैं को जानते हैं मैं क्या है? तो मैं वो तो हम जानते नहीं, समझते नहीं है, क्योंकि मैं कोई एक स्थायी में तो है नहीं, हर क्षण में अंदर बदलता रहता है। और फिर भी हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे अंदर एक स्थायी मैं है, एक परमानेंट आई है, और इस तरह हम जीते हैं और बात करते हैं। जब भी हम मैं करते हैं तो इस तरह हम बात करते हैं, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। निरंतर आई अंदर बदलते रहते हैं और वो कोई परमानेंट आई हमारे अंदर डेवलप हुआ होता नहीं है, इसीलिए इसको फॉल्स आई कहते हैं। वाई इज दिस आई आइडेंटिटी डिटेच फ्रॉम एंड प्रोडक्ट? तो ये जो एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूरल फंक्शन, मतलब दैहिक ज्ञान तंत्र की क्रियाओं के अंतिम परिणाम से वो किस तरह अलग है। ये आई जो है, आई आइडेंटिटी जो है, और वो और दैहिक ज्ञान तंत्र, क्योंकि अंदर जो प्रोसेस चल ही रही है वो ज़्यादातर न्यूरल प्रोसेस चल रही है, और वो उसका परिणाम से हम जीते हैं। पर ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं कुछ कर रहा हूँ और जी रहा हूँ, पर ऐसा होता नहीं है। अंदर नर्वस सिस्टम जो है, न्यूरल प्रोसेस है, वो काम करती रहती है। हम हाथ उठाते हैं, पैर उठाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो सारी की क्रियाएं जो है वो ऑर्गेनिक न्यूरल फंक्शंस ही है। पर ऐसा लगता है कि मैं खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, तो वो किस तरह दोनों अलग है, ये यहाँ पूछते हैं। और ये जो इस तरह का जो ये न्यूरल ऑर्गेनिक प्रोसेस है, वही नींद को लाता है। ऐसा लगता है कि मैं अभी सोने जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ऐसा हम कहते हैं, पर वास्तव में ऐसा कोई मैं सोता नहीं है। हकीकत में ये जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है, जिसके अंदर ये न्यूरल फंक्शंस है, उसके द्वारा हमारे अंदर नींद भी आती है, हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर।
If this happens so easily and daily, then this I identity has no control even in a small measure. तो ये आई आइडेंटिटी है, उसका कोई हमारे कंट्रोल ही नहीं है ना। हम जब भूख लगती है तो हम कोई आई आइडेंटिटी उसको ना रोक सकता है। जब हमें और कोई इच्छा होती है या एक्सक्रीशन की इच्छा होती है तो उसको ये कोई आई आइडेंटिटी रोक नहीं सकते हैं। तो स्मॉल छोटी चीज़ के को भी वो कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता है, जो सो कॉल्ड आई जो अंदर पड़ा है, क्योंकि ये सब सारी क्रियाएं जो है वो न्यूरल क्रियाएं होती है। और ये जो आई आइडेंटिटी है वो अपने आप में ये इन चीज़ों से डिटेच होना भी नहीं चाहती है। जैसे कि वो जैसे जुड़ी हुई है इस तरह वो जीती है, और वो डिस्टर्ब भी होना नहीं चाहती है, विचलित भी नहीं होना चाहती है। मतलब कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ इस भाव से व्यक्ति जीता है और उसी भाव में ही रहना चाहता है। उसके अलावा कोई अंदर चीज़ क्रियाएं चलती है वो एक्सेप्ट करने के लिए हमारा आई आइडेंटिटी तैयार होता नहीं है। So whatever be this I identity must be a false one, because whatever the I identity, it is not able to bring about sleep deliberately, undisturbed, nor prevent sleep from overpowering the organism. अब अगर ये जो मैं आइडेंटिटी, मैं का जो भाव है या आई आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, मैं का भाव, उसकी कोई क्षमता ही नहीं है ना। जब नींद आती है तो ना वो उसको रोक सकता है या नींद को ज़बरदस्ती ला सकता है। वो ये पूरा एक कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म का ही फंक्शन है या न्यूरल फंक्शन है कि शरीर थक जाता है तो वो फिर नींद में चला जाता है, और शरीर जब फ्रेश होता है तब नींद से बाहर आ जाता है। इसमें आई का कोई रोल ही नहीं है, पर ये ऐसा लगता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, इसीलिए उसको फॉल्स आई कहा गया है, क्योंकि उसके बस में कोई चीज़ है ही नहीं। It is so because there is no I identity of a permanent and ruling nature, that is the near real I identity in an individual. It could therefore mean that any group of cells can for a time pass or pose as I identity, and such groups are innumerable, one following the other in quick succession. तो वही बात है कि हमारे अंदर कोई परमानेंट आई जैसा कुछ है नहीं, और कोई रूलिंग नेचर वाला, मतलब वर्चस्व वाला भी कोई हमारे अंदर आई डेवलप नहीं हुआ है कि जो रियल आई है, रियल आई के करीब करीब का जिसको हम कह सकते हैं। अंदर एक आई है जिसको रियल आई कहा जाता है, जबकि ये जो हम मैं करते हैं वो तो सेल्स ग्रुप है, और वो सेल्स ग्रुप में से कोई आई निकल के कहता है कि मैंने ये किया वो किया। और दूसरी बात हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो 4 सेंटर्स है, IESM, इंटेलेक्चुअल, इमोशन, सेक्स और ये मूवमेंट। अब चारों के अपने अपने सेल्स ग्रुप्स होते हैं, और चारों के अंदर हजारों लाखों आई हर एक के होते हैं। मतलब कि इंटेलेक्चुअल सेंटर के हजारों सेल्स है, और हर सेल्स अपने आप को एक आई के रूप में प्रोड्यूस करता है। इसी तरह इमोशनल सेंटर के हजारों सेल्स जो है ब्रेन के, वो एक अपने आप में आई के रूप में ये होता है कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है। इस तरह हम जो कहते हैं वो इंटेलेक्चुअल सेंटर्स के होते हैं। इसी तरह सेक्स सेंटर्स के हैं और मूवमेंट से या मूविंग सेंटर के होते हैं। तो हजारों सेल्स जो है वो बारी बारी आते रहते हैं। जो सेंटर्स रोल में होता है IESM में से, वो सेंटर्स के ये निकल के आते हैं आई, और फिर वो चले जाते हैं, एक के बाद एक आते रहते हैं और चले जाते हैं। तो हकीकत में कोई इस तरह का कोई परमानेंट आई जैसा है नहीं, रियल आई जैसा नहीं है, पर ये सेल्स ग्रुप जो है उसमें से निकल के कोई ना कोई सेल एक आई का रूप ले लेता है। ये एकदम बिल्कुल नई बात है, क्योंकि ये आई के बारे में तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बात की है। फुर्जियर सिस्टम के अंदर भी मैनी आइज, फॉल्स आइज की बात की है,
फिर ये तावरिया जी ने इसको सेल्स के साथ जोड़ा है और हर सेंसर्स के अपने सेल्स ग्रुप होते हैं और उसका अंदर का एक आई बन के आता है। ये एक नई बात यहाँ उन्होंने की है। दिस इज द रीज़न फॉर आवर ट्रबल in not being able to keep our resolutions. For one group resolve and another group dissolves, for each group in antagonistic to the other. तो यही है कि हम चार केंद्र के ये इनर डिसिप्लिन में भी हमने देखा है कि एक सेंसर्स के सेल्स होते हैं, वो कोई नियम बनाता है, रिजोल्यूशन लेता है कि मुझे ये करना है, कल से मैं चलने जाऊंगा, दौड़ने जाऊंगा, योगा करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। इस तरह कोई इंटेलेक्चुअल सेंटर का कोई सेल्फ ग्रुप है, वो इस तरह नियम बनाता है, रिजोल्यूशन लेता है। पर इमोशनल सेंटर के जो ये सेल्स है, उसके अंदर के जो आइज़ है, वो फिर उसको उल्टा देते हैं और वो फिर वो रिजोल्यूशंस को मानते नहीं हैं और जो दूसरे दिन हमें करना है उसको करने नहीं देते हैं और फिर उसे विपरीत होता है। तो हमारे अंदर जो ये सेल्स के ग्रुप है वो एंटागोनिस्टिक्स है, एक दूसरे के विरोध में है। मतलब कि इंटेलेक्चुअल सेंटर का सेल्स जो कुछ और कहता है, ये इमोशंस के सेल्स कुछ और कहते हैं और इसीलिए हमारे अंदर हमेशा निरंतर एक संघर्ष बना रहता है। और ये सब सेल्स का ही खेल है और ये सेल्स को हम आई मान लेते हैं, पर ये सब फॉल्स आई है। द डिजाइन ऑफ स्लीप इज टू डिटेच द आई आइडेंटिटी, और रादर द आई आइडेंटिटी ब्रिंग्स अबाउट सच needed detachment, in which case it should remain awake. In normal case, this being not so, one is unaware even of the moment when one falls asleep, and in the later case the organism falls to sleep, but I identity remains aware, that is awake, and is prepared and ready for certain disciplines of pratyahara, dharana, dhyan और समाधि, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल। तो जो स्लीप की डिज़ाइन जो है उसके अंदर आई आइडेंटिटी जो है उसको अलग पढ़ना पड़ता है। मतलब कि जब हम नींद आती है तो हम जानते हैं कि जो मैं का भाव है वो हमारा अदृश्य हो जाता है। जागृति की स्थिति में मैं का भाव रहता है, पर जैसे जैसे नींद आती है, हमें जब सोने जाते हैं धीरे धीरे करके जैसे जैसे नींद आती है, तो मतलब कि हम कॉन्शियस लेवल से अनकॉन्शियस लेवल पर जाते हैं, तो आई आइडेंटिटी जो है वो फिर जैसे डिटेच हो जाती है, इस तरह की हो जाती है। और ये आई आइडेंटिटी फिर जितना ज़रूरी हो इतनी वो डिटेच बन सके और वो जागृत रह सके। तो ये साधना का पॉइंट है यहाँ। दूसरा पॉइंट जो है वो कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि शरीर अब सो रहा है और अंदर का कोई आई जो है वो जागृत हो रहा है, तो वो अवेक की स्थिति एक बन सकती है, जागृति की स्थिति बन सकती है। तो पहली स्थिति ये है कि एक सामान्य आदमी है, नींद आती है, उसका आई चला जाता है और वो सो गया। दूसरी स्थिति ये है कि कोई साधक है, वो उसका धीरे धीरे नींद आ रही है और वो उसका अंदर का आई है उसको भी वो जागृत रखने का प्रयत्न करता है और धीरे से शरीर सो जाता है और अंदर का आई जो है वो जागृत रहता है, उसको अवेक की स्थिति यहाँ कहते हैं। तो ये साधना के लिए ये स्थिति को निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। और ये तावरिया जी ने एक जो कॉन्शियस स्लीप का पेपर है उसके अंदर भी ये बताया है, उसकी प्रैक्टिस बताई है कि कॉन्शियस स्लीप किस तरह हम ला सकते हैं, जिसके अंदर शरीर सो गया है पर अंदर का कोई एक आई जागरूक रहता है। इन नॉर्मल केस दिस being not so, one is unaware even of the normal when one falls asleep, and in the later case the organism falls to sleep, but the I identity remains aware
and that is awake and is prepared for ready for certain discipline. तो ये पहली स्थिति में तो व्यक्ति सो ही जाता है, दूसरी स्थिति में अंदर का कोई आय जागृत रहता है। और ये जरूरी ये इसलिए है कि आगे जो फिर प्रत्याहार धारणा ध्यान की जो प्रैक्टिस करनी है उसका बेस यहाँ है। अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि रात को सोते समय हमारा आय अंदर जागृत रहता है तो फिर हम प्रत्याहार की प्रैक्टिस आगे कर सकते हैं। इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है, पर ये बहुत मुश्किल है और इतनी आसानी से होता नहीं, क्योंकि एक नेचर का फोर्स होता है, एक दबाव होता है कि जैसे नींद आती है उसको हम ओवर पावर कर नहीं सकते हैं, हम खींचे चले जाते हैं और हमें सो जाना पड़ता है। पर एक नेट प्रैक्टिस करते करते धीरे 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 कर, इसके साथ में ज़बरदस्ती भी की नहीं जाती, क्योंकि इसके साथ में कुछ भी करेंगे तो फिर घंटों तक नींद ही नहीं आएगी, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बहुत धीरजपूर्वक इसके साथ में काम करना पड़ता है और धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति बन जाए कि अंदर का एक आई जो है वो जागृत है और शरीर सो गया है, फिर आगे की साधना हो सकती है। Something else also happens in the case of normal people. These false I identity groups keep coming by turn and parade even during sleep, the result being dreams, whether remembered or not. But the parodic state of sleep demands that one should not dream at all. तो दूसरी चीज़ भी ये होती है कि सामान्य व्यक्ति जब सो जाता है तो ये फॉल्स आई जो है वो अब एक दूसरे फॉर्म में अंदर चालू रहते हैं और उसके कारण हमें जो है वो ड्रीम्स निर्माण होते हैं। हमारे अंदर जो स्वप्न होते हैं वो एक ये बारी बारी ये आई आइडेंटिटी ग्रुप्स जो है वो बारी बारी आते रहते हैं अंदर, और उसके द्वारा अलग अलग निद्रा जो है वो अलग अलग स्वप्न जो है वो हम देखते हैं। और इसका भी पूरा साइंस है, क्योंकि कुछ मिनट तक हम एकदम डीप स्लीप में जाते हैं, जैसे वो अल्फ़ा बीटा डेल्टा वगैरह जो वेव्स है उसके अकॉर्डिंगली हमारी नींद भी होती है। शुरुआत में एकदम हम बीटा से अल्फ़ा में जाते हैं, शुरुआत की स्लीप जो होती है वो अल्फ़ा में होती है, फिर गहराई के अंदर जाते हैं और डेल्टा तक कुछ समय के लिए एकदम गहरी नींद हम चले जाते हैं, फिर से नींद थोड़ी ऊपर आती है। इस तरह वो नींद भी पूरे 6 घंटे 8 घंटे सोते हैं, उसमें इस तरह ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है। पर नॉर्मल कोर्स के जब डीप में होती है तब स्वप्न निर्माण नहीं होते हैं कुछ मिनटों के लिए, बाकी जब वो अल्फ़ा स्टेट में होती है तब ड्रीम्स आना चालू हो जाता है। तो इसका भी एक पूरा साइंस है। पर यहाँ एक खास बात ये कहते हैं कि जो पैराडिक स्टेट होता है, मतलब एक आदर्श स्थिति होती है जिसके अंदर ड्रीम जो है वो बिल्कुल होते नहीं है। स्लीप overpowers the organism instead of being brought about at will, or it just does not come however much the I identity struggling, because the I identity is false and sleep comes when such groups have exhausted the body and brain by the rivalry to be the I identity. The individual rule as false I identity does last from a few minutes to a few hours, normally a few minutes only. तो जो रात को जब हमें निद्रा आती है तो वो ऑर्गेनिज्म को मतलब कि शरीर देह तंत्र है उसको वो निद्रा में खींच के ले जाती है, मतलब हमारा शरीर जो है वो निद्रा के अंदर चला जाता है। और हकीकत में तो ये होना चाहिए कि ये एट विल हमारे, मतलब कि हम जब धीरे धीरे करके हम सोना चाहते हैं तो ये होना चाहिए। पर ये जो फॉल्स आइडेंटिटी है उसके निद्रा लाने के उसके मिथ्या प्रयत्न होते हैं,
उसके बावजूद भी ये जो है वो हम जो है वो निद्रा के अंदर चले जाते हैं। मतलब कि जो ये फॉल्स आई जो है वहाँ उसका कुछ चलता नहीं, न वो निद्रा को ला सकता है, वो न वो निद्रा को रोक सकता है। और इस तरह ये जब ये पूरे जो ये ग्रुप्स है वो थक जाते हैं और ये बॉडी ब्रेन सिस्टम फिर एक स्लीप के अंदर चली जाती है। तो इस तरह व्यक्ति निद्रा की स्थिति के अंदर होती है और उसकी जो इंडिविजुअल रूल है मतलब कि एक फॉल्स आई के रूप में जो एक व्यक्तिगत उसकी सत्ता है वो बहुत कम समय के लिए होती है। मतलब कि जब तक उसकी जागृति है तब तक वो इंडिविजुअल आई के रूप में वहाँ रहता है, फिर धीरे धीरे करके निद्रा आ जाती है और वो आई आइडेंटिटी समाप्त हो जाती है। यहाँ रुकते हैं, अभी आगे का है वो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि थोड़ा लंबा है तो टाइम लेगा, तो नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट संडे पर आगे का लेंगे।